दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 11 सालों की मोदी सत्ता के दरमियान कभी ऐसा दिखा नहीं कि नागपुर और गुजरात लॉबी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर दिल्ली में खड़े हों। दिखाने की कोशिशें भी नहीं हुई, लेकिन नागपुर और गुजरात लॉबी एक प्लेटफॉर्म पर दिखाने की जो पहली कोशिश है वो आज यानी 9/11 को हुई है, जब मोहन भागवत ने 75 साल पूरे किए हैं। 75 साल आरएसएस के सरसंचालक ने जब पूरे किए और उसके तकरीबन 1.5-2 महीने पहले 75 साल की उम्र सीमा को लेकर जो सवाल मोरोपंत पिंगले के पुराने बयान को उद्धृत करते हुए उठाए गए, उसके बाद जिस प्रकार की सियासत हुई, उस सियासत को यदि मौजूदा दौर में और आज की परिस्थितियों के संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो कई बातें साफ हो जाती है। अंग्रेजी अखबार हो या हिंदी अखबार, प्रधानमंत्री की अंग्रेजी इतनी अच्छी है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। पहली बार ये एहसास मुझे हुआ कि वाकई नरेंद्र मोदी की अंग्रेजी अच्छी है, क्योंकि आप हमारी स्क्रीन पर जो आर्टिकल देख रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस समेत कई अंग्रेजी अखबारों में भी छपा और इसका हिंदी रूपांतरण हिंदी अखबारों में भी छपा है। मोहन भागवत की शान में कसीदे पढ़े गए हैं। संघ के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार से संघ की विस्तार गाथा में अपना योगदान दिया, वो सारी बातें नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस दरमियान खास करके जब गुजरात में अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रवीण तोगड़िया से नजदीकियां बनती है और प्रवीण तोगड़िया से गुजरात के 2002 के विधानसभा चुनाव के बाद जो दूरी बढ़ी, विश्व हिंदू परिषद के साथ दूरी, 2007 आते आते साफ दिखने लगा कि संघ के साथ दूरी और राजधर्म के पालन की जो उम्मीद, जो बुनियादी उम्मीद अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लगाई थी, वो बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी पूरी की या बतौर प्रधानमंत्री राजधर्म का कितना पालन नरेंद्र मोदी ने किया, वो ईडी और सीबीआई के प्रयोग जिस प्रकार से विपक्षी दलों के ऊपर हुए, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सरकारें तोड़ी गई, किस तरह से इस देश में संविधान पीठ बनाने की प्रक्रिया लगातार सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी। सत्ता का काम बोलता है या सत्ता का कारनामा बोलता है? सत्ता के कारनामों की वजह से ज्यादातर संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट को बनानी पड़ी, जो इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में देश का सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान का संरक्षक है, उसे सत्ता की कारनामों की वजह से संविधान पीठ बनानी पड़ी हो। लेकिन 11 सालों की मोदी सत्ता के दरमियान यह हुआ। 11 सालों की मोदी सत्ता के दरमियान यह भी हुआ कि पहली बार कोई संविधान संशोधन विधेयक पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, क्योंकि वो न्यायपालिका पर बंदिशें लगाने के लिए लाया जा रहा था। लेकिन अब संघ पर बंदिशें लगाने की कोशिशें, भाजपा करीब करीब बंदिश में ही दिखाई दी। सत्ता हम दो और हमारे दो वाली मानसिकता के साथ चलती रही। सिस्टम पूरी तरह से पीएमओ में केंद्रित हो गया। पीएमओ पूरी तरह से गुजरात लॉबी के कब्जे में चला गया और भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के बाहर की इकाई एक तरह से आदेशपाल की भूमिका में परिवर्तित कर दी गई। संघ भी कहीं ना कहीं उसके सामने शीश झुकाए हुए खड़ा रहा। तो इन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो बात साफ दिखाई दी, वो यही दिखाई दी कि कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक तौर पर मोहन भागवत हो या संघ, दिखाने के लिए ही सही, बीजेपी की राय से ना इत्तेफाकी रखता हुआ नजर आया। चाहे कांग्रेस मुक्त भारत की बात जब कही गई भाजपा के नेताओं की तरफ से, तब भी संघ की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के बिना भारत में राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात तो जेपी नड्डा ने पटना में जाकर कही थी। उसके बाद की परिस्थितियों को देखें तो अब जिस तरह से आज शाम में कसीदे कढ़े गए, आर्टिकल लिखकर, संपादकीय लिखकर कसीदे कढ़े गए, उसके बाद जो हालात है, उस हालात में 11 सितंबर के बाद 17 सितंबर भी आना है। यानी 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे कर रहे हैं और जो 75 साल की उम्र सीमा का हवाला देकर संसद में होने के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार जैसे लोगों को 2014 में मोदी सत्ता से दूर रखा गया। यूं कहें कि दूर रखने का पुख्ता इंतजाम किया गया। मार्गदर्शक मंडल का गठन किया गया, जिसकी मेरी जानकारी में आज तक कोई एक भी बैठक किसी मार्गदर्शक मंडल की हुई नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या मार्गदर्शक मंडल के विस्तार की गुंजाइश मोहन भागवत के 2 महीने पहले के बयान ने बना दी है? मोहन भागवत के बयान ने कितनी बनाई? उससे बड़ा सवाल यह है कि 11 सितंबर को जो एक तरह से पैचअप की कोशिशें आर्टिकल के माध्यम से दिखाई दी
क्या 17 सितंबर तक वाकई राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है? आज भी राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि बहुत जल्द इस देश में वोट चोरी के मुद्दे पर, इलेक्टोरल प्रोसेस के मुद्दे पर हाइड्रोजन बम आ रहा है। आमतौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं बनारस संसदीय सीट को लेकर कोई बड़ा खुलासा तो राहुल गांधी नहीं करने जा रहे। 17 सितंबर तक, 17 सितंबर के पहले या 17 सितंबर को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और जिस हाइड्रोजन बम की प्रतीक्षा लोगों को, उस कथित हाइड्रोजन बम की प्रतीक्षा लोगों को, खास करके महादेवपुरा कर्नाटक की जो विधानसभा सीट है उसके खुलासे के बाद जगी। राहुल गांधी अब जो नया पिटारा, खासकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद 17 दिनों की यात्रा, उसे मिले व्यापक जन समर्थन के बाद लेकर जो आने वाले हैं, उसको लेकर जो परिस्थितियां दिल्ली में बन रही है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि 11 सितंबर से आज काउंटडाउन शुरू हुआ है। 17 सितंबर तक सियासत में बहुत कुछ होना है और सत्ता को भी इसका इल्हाम है कि 17 सितंबर तक बहुत कुछ होना है। तो 17 सितंबर के बाद जो पहला आधिकारिक दौरा प्रधानमंत्री का था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा का दौरा था। यूएन जनरल असेंबली में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकतांत्रिक नेता को संबोधित करना था, लेकिन अचानक वो कार्यक्रम और उसमें प्रधानमंत्री का जाना स्थगित कर दिया गया और बताया गया कि विदेश मंत्री वहां जाकर भारत का और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, भारत की तरफ से अपनी बात रखेंगे। जरा सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के साथ तनाव, ट्रंप के साथ तनाव, चीन के साथ एक अलग तरह की परिस्थितियां, और इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली की बैठक में प्रधानमंत्री का दौरा रोक दिया जाए, विदेश मंत्री का दौरा कराया जाए, विदेश मंत्री को प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाकर भेजा जाए, ये कल्पना से परे एक अलग तरह की स्क्रिप्ट जरूर दिखाई देती है कि आखिर अंतरराष्ट्रीय मंचों से सत्ता पलायन क्यों कर रही है। क्या भारत की सत्ता का शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठान अंतरराष्ट्रीय मंचों से पलायन की मुद्रा में है? और पलायन की मुद्रा में तब है जब भारत में वोटिंग प्रोसेस को लेकर विपक्ष संदेह उत्पन्न कर रहा है। भारत में इस देश की अर्थव्यवस्था को ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे उसे डेड इकोनॉमी बता चुके हैं। तो एक तरफ डेड इकोनॉमी, दूसरी तरफ वोटिंग को लेकर, वोटिंग की प्रक्रिया की शुचिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल और संदेहों का बढ़ता जाना, तीसरी तरफ 11 सालों की सत्ता का एक इंट्रोस्पेक्शन की स्थिति में सत्ता का नहीं होना और जनता का उस इंट्रोस्पेक्शन यानी विश्लेषण की स्थिति में आकर खड़े हो जाना, ये साफ साफ जाहिर करता है कि अब विश्लेषण और आत्मविश्लेषण की स्थिति में जो सत्ता को होना चाहिए था, वहां एनालिसिस की स्थिति में जनता आकर खड़ी हो गई है। और जनता जब एनालिसिस की स्थिति में खड़ी हो गई है तो सारी बातें रिवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है। कौन सी बात? जब जीएसटी लाई गई थी तब राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था। आज इस देश के कस्बे कस्बे में काम करने वाला छोटा व्यवसायी ये महसूस कर रहा है कि वाकई जीएसटी एक गब्बर सिंह टैक्स की तरह है। ठीक इसी तरीके से किसान बिल और विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार का माहौल बना, सत्ता को तो उसे वापस लेना पड़ा, लेकिन 13 महीनों तक जिस प्रकार से किसान सड़कों पर जमे रहे, खालिस्तानी और मवाली जैसे अमानवीय और अमर्यादित शब्दों से उन्हें दो चार होना पड़ा, उसके बाद की परिस्थितियों में खेती और किसानी कॉरपोरेट के हवाले तो नहीं कर दी जाएगी, ये सवाल एक बहुत बड़े सवाल के तौर पर सामने आया। हिंडनबर्ग का खुलासा भी सत्ता के करीबियों को और करीबी उद्योगपतियों के खिलाफ आया। लेकिन इसी बीच में यह भी इस देश ने देखा कि इस देश की तकरीबन 60% आबादी 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर निर्भर रहने को विवश हो गई। 140 करोड़ के देश में 82-84 करोड़ लोग यदि 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जीने खाने को मजबूर हो गए तो कहां गया मेक इन इंडिया, कहां गया गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी कम करने, बीपीएल की जनसंख्या घटाने का दावा, और कहां गया इस देश में रोजगार पैदा करने कि इस देश का नागरिक नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनेगा, ये दावा कहां गया। और खास करके रीजनल इम्बैलेंस बढ़ने की जो बात थी वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखी। नॉर्थ और साउथ के बीच की परिस्थितियां आर्थिक स्तर पर एक बिल्कुल उलट तस्वीर के साथ सामने आई। उस तस्वीर के रहते हुए मौजूदा सत्ता को, 11.25 सालों की सत्ता को यदि आज के दौर में 17 सितंबर को 75 साल प्रधानमंत्री पूरे कर रहे हो और 75 साल पूरे करने के दरमियान निर्वाचन की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ जाए तो सत्ता के इकबाल को लेकर
कई सारे सवाल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठते हैं। और सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि भारत सिर्फ एक लोकतंत्र नहीं, एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की मशाल को जलाए रखने वाला वो दीपक है। उस तरह से इस दीपक को देखा जाता है जहां एक तरफ नेपाल की परिस्थितियां लोकतंत्र और राजशाही के बीच जनता की जद्दोजहद को सार्वजनिक तौर पर प्रतिबिंबित करती है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सेना के साए में चलने वाला लोकतंत्र अब भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। बांग्लादेश में सत्ता के खिलाफ विद्रोह को पूरे दुनिया ने देखा, तो इन सब के बीच मालदीव की भी परिस्थितियां जो भारत की दक्षिणी सीमा पर है वो अलग स्थितियों को बयां कर रही है। सार्क फेल हो गया, सार्क का अस्तित्व तो आज बहुत दिखाई नहीं देता, साफ्टा की बातें काल्पनिक साबित हो गई। क्यों? क्योंकि भारत की विदेश नीति पड़ोसियों के साथ आज की तारीख में अगर बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो विफल रही है। और दुनिया की सबसे बड़ी विदेश नीति, दुनिया की किसी भी देश की विदेश नीति का सबसे बड़ा पैमाना पड़ोसियों के साथ संबंध होता है। आज क्या स्थिति है? जब नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे कर रहे हैं, मोहन भागवत 75 साल पूरे कर चुके हैं, और इस 6 दिन के फासले में सियासत के 180 डिग्री पर घूमने की बातें जब चर्चा में तैर रही है, विपक्ष बड़ी मजबूत तैयारी के साथ आ रहा है। नायडू और नीतीश कुमार की स्थितियां एनडीए के साथ रहे या एनडीए को टाटा बाय बाय नवंबर के बिहार चुनाव के बाद कर दे, इसके बीच में झूलती हुई दिखाई दे रही है। तो हालात साफ नजर आते हैं कि मोहन भागवत के समर्थन में आर्टिकल लिखने का मकसद क्या था? मकसद संघ के अंदर अपने लिए गुडविल पैदा करना, अनुकूल हालात पैदा करना, भाजपा के अंदर अपने लिए स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए मंच पर बैठने की बजाय प्रधानमंत्री सांसदों की मीटिंग में पीछे बैठकर संबोधित करने लगे। तो सबको दिखाई देने लगा कि सियासत अब नए तरीके से चली जा रही है, नए तरीके से कलेवर बदलने की कोशिश हो रही है। वो कलेवर एक अकेला सब पर भारी जब संसद के अंदर कहा गया, उस एक अकेले को यदि एनडीए की बैसाखी की जरूरत, 32 सांसदों की जरूरत बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए हो गई, तब सबको दिखाई देने लगा कि यह सत्ता अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। विपक्ष सत्ता में आने के लिए तैयार दिखाई देता है। जनता उस बदलाव के जद्दोजहद के बीच विपक्ष को ज्यादा दिनों तक चुपचाप देखते हुए बर्दाश्त करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। तो सवाल यह है कि संघ कब तक नरेंद्र मोदी को मौजूदा दौर में ढोने के लिए तैयार होगा? क्या यह आर्टिकल 11 सालों से जमी हुई बर्फ को पिघला देगा? क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा मोहन भागवत का प्रशस्ति गान संघ और भाजपा के बीच तो जो कभी दूरी रही नहीं थी न है, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर जो दूरी बनी थी उस दूरी को, उस फासले को कम कर देगा? कई सारे सवाल हैं जिससे एक तरफ जवाब संघ को देना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को उस भारतीय मध्य वर्ग को देना है जो 1991 के मंडल और कमंडल की परिस्थितियों के बाद उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की बयार के साथ इस देश में जो एक मध्य वर्ग ने सपना देखा, उस मध्य वर्ग के साथ जो एक कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग में रंगा हुआ समाज तैयार करने की कोशिशों में कभी आंशिक तो कभी ठीक ठाक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली। और उस सफलता को में अपना योगदान देने वाला तबका जब मौजूदा दौर की आर्थिक नीतियों में सत्ता के चापलूस पूंजीवाद वाली व्यवस्था के बीच अपने आप को कहीं पा नहीं रहा था, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा था, अग्निवीर की परिस्थितियां थी, और रेलवे एनटीपीसी के लिए जब करोड़ से ज्यादा नौजवान फॉर्म भर रहे थे और 4-4 साल रिजल्ट के इंतजार में काटने के बाद सड़कों पर उतर रहे थे, तब सबको दिखाई देने लगा कि उस मध्य वर्ग की सहानुभूति भाजपा खोती जा रही है। और उसी सहानुभूति खोने के दौर में संविधान बचाओ का मुद्दा भी सामने आया, उसी दौर में पीडी और जाति जनगणना भी सामने आई। वरना 2009-10 से गोपीनाथ मुंडे, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन जनता से, पिछड़े वर्गों से भी उतना बड़ा समर्थन नहीं मिल रहा था। इसलिए नहीं मिल रहा था कि जनसंख्या में कामकाजी लोगों की तादाद ठीक ठाक थी और मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियों ने और कुछ किया हो या ना किया हो, इस देश की अर्थव्यवस्था में एक तरफ से समता मूलक समाज की दिशा में यूपीए 1 और यूपीए 2 की नीतियां, खासकर यूपीए 1 की नीतियों ने एक बड़े मील के पत्थर के तौर पर सत्ता और सिस्टम को जनता के साथ मिलकर काम करने लायक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब निजाम बदला 2014 में, और बदला हुआ निजाम
एक अकेला सब पर भारी के नैरेटिव के साथ चलने वाला आया। बदला हुआ निजाम, टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग की धारणा के बीच इस देश की जनमानस को चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में लपेटने की मानसिकता से ओतप्रोत नजर आया। लेकिन उस मानसिकता के साथ आखिर समाज कब तक चलता? ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट अमेरिका ने देखा, ट्यूनीशिया में एक फल व्यवसायी का ठेला उलटने से जो अरब स्प्रिंग शुरू हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। नेपाल में क्या हुआ उसे आज देश और दुनिया देख रही है। तो इस हालात के बीच लोकतांत्रिक तरीके से भारत के अंदर सत्ता विरोधी रुझान यदि जनता का दिखाई दे रहा है तो पैचअप की कोशिशें संघ प्रमुख और सत्ता प्रमुख के बीच जो बन रही है उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इसके पीछे मकसद क्या है। कामयाब कितनी होगी वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हाइड्रोजन बम वाली बात की है वो हाइड्रोजन बम अब सत्ता और सियासत की प्राथमिकताओं को बदलने पर मजबूर कर रहा है। देखते हैं कितना बदलती है सत्ता और कितना सिस्टम बदलता है। सिस्टम बदलेगा या सत्ता बदलेगी, नवंबर तक काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और क्या 17 सितंबर तक प्रधानमंत्री अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान करेंगे या सत्ता से बाहर जाने की कोशिशों को अंजाम देंगे, खुद को सत्ता की रेस से बाहर करेंगे? इन सवालों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। संभावना कम है क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। याद रखिए, इस देश की राजनीति में दो ऐसे राजनेताओं को मैं जानता हूं, हो सकता है दो से ज्यादा हूं, जो जिंदगी में कभी विधायक और सांसद का तो छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं लड़े लेकिन सीधे मुख्यमंत्री बन गए। एक राबड़ी देवी बिहार में, दूसरे नरेंद्र मोदी गुजरात में। तो सत्ता और सियासत के बीच ये फैक्ट इस देश के वोटर्स को ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा कि आखिर मोदी सत्ता के दौर में सिस्टम इतना ताकतवर क्यों हुआ। ताकतवर क्यों हुआ ये अब लोग समझ चुके हैं, लेकिन सत्ता बेलगाम क्यों हुई ये समझने के लिए अभी कुछ हद तक लोग समझ चुके हैं, कुछ हद तक संघ समझ चुका है, कुछ हद तक भाजपा समझ चुकी है और विपक्ष जो पहले दिन से समझ रहा था अब वो जनता को समझाने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।